अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं हाफिज़ एहसान खोखर साहब, सीनियर कानूनदान हैं। आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया चीफ जस्टिस काजी फैसल ने 13 सितंबर को। जुडिशल कमीशन के रूल्स में तब्दीली के हवाले से ज़ेर गौर किया जाएगा। दूसरा मामला है हुकूमत ने यानी हुकूमती एक मेंबर ने प्राइवेट बिल जो है वो मूव किया है या वो अब सब यानी टेबल हो जाएगा अगले इजलास में, बताया जा रहा है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 17 से 23 हो जाएगी। तो ये मौजूदा हालात में ये जो कुछ हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। जी मलिक साहब, थैंक यू सो मच। आप बड़ी स्क्रीन में आते हैं अमूमन, तो आज छोटी स्क्रीन पे चलें, कोई थोड़ा बहुत हमसे भी। मलिक साहब, इसका इफेक्ट ज़्यादा है बड़ी स्क्रीन से। तो सर ये बताएं कि ये जुडिशल कमीशन में रूल्स 2010 के रूल्स थे और ये रूल्स आपने देखे होंगे। इस रूल्स में चीफ जस्टिस को लामुतनई इख्तियारात थे। उसके बाद ये बार के मुतालबे आए कि जी रूल्स में तब्दीली आए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। एक दूसरी तरफ ये था कि बार चाहती है, अपना हिस्सा मांग रही है कि हमें भी जी मीनिंगफुल कंसल्टेशन हमारे साथ हो। तो जस्टिस काजी फैसल ने एक कमेटी बनाई दिसंबर में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, और ये हुआ कि जी रूल्स में आप देखेंगे क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। उस सब कमेटी में सीनियर पूरी जजेस भी थे और एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट पे 3 मई को मीटिंग हुई तो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रही है। अब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो नहीं आ सकी क्योंकि जो हालात नंबर नहीं पूरे। अब जो है ये दोबारा 13 सितंबर को मीटिंग बुलाई जा रही है। आपके ख्याल में ये जो रूल्स में तब्दीली ये वक्त की ज़रूरत है या क्या आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी के अंदर एलिवेशन का प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी बातें की जाती हैं। उसमें आप मीडिया के लोग भी करते हैं, लॉयर्स भी करते हैं, जस्टिस सेक्टर से रिलेटेड भी करते हैं। और उसके अंदर ये है कि जो जुडिशल कमीशन की डिस्क्रिशन या जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन का टिल्ट जो है वो जुडिशरी की तरफ है। और जुडिशरी के अंदर जो है आप देखें कि चीफ जस्टिस +4 5 वो, और छठे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो भी चीफ जस्टिस साहब ही की नॉमिनेशन है। तो इसका मतलब है 6 लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ऐसी आए तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ हो जाती है तो बाकी के जो मेंबर्स हैं, जिसमें आपका अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है या उसके बाद बार का जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनकी वो कंसल्टेशन वाला प्रोसेस नहीं है। अब भी मैं ये समझता ये हूँ, और यही तो एक आपको याद होगा कि जब 18th अमेंडमेंट आई उसके अंदर जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन कुछ और थी। उसके बाद 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई और सारे का सारा टिल्ट जो है 175A के अंदर जो है वो जुडिशरी की तरफ चला गया, और वहीं से एक कंट्रोवर्सी जो है वो आज तक स्टार्ट है। अभी भी जब 2010 के रूल्स का जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये एक सबॉर्डिनेट एक एफर्ट है। जितनी देर तक आप आर्टिकल 175A की कॉम्पोजिशन को तब्दील नहीं करेंगे तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कॉम्पोजिशन? मैं ये समझता इसके अंदर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास 2 प्रोसेस हैं। एक आपका प्रोसेस वो है कि जो आपका पहले था जिससे आप मुतमईन नहीं थे, आपने आर्टिकल 175A के अंदर 2 एरियाज़ को कर दिया जो 19th अमेंडमेंट के अंदर आया, कि जिसके अंदर आपने एक जुडिशल कमीशन को कर दिया और दूसरा आपने पार्लियामेंट्री कमेटी को कर दिया जो दोनों हाउसेस पे मुश्तमिल है, जिसके 3-3 मेंबर्स हैं। अब उसके अंदर ये है, मैं ये समझता हूँ कि बजाय, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 2 जजमेंट्स जो आई थी उन्होंने उसको रिडेंडेंट कर दिया हुआ है। यानी कि अब उनकी वैल्यू ये है कि या उसको वो रबड़ स्टैम्प के तौर पे काम करें, और या उसके अंदर ये है कि अगर वो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें जो हैं वो फाइनल की तरफ चली जाती हैं। तो बजाय इस चीज़ के अंदर कि 2 कमेटीज़ बनी हुई हैं, एक जुडिशल कमीशन है और दूसरा पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन दोनों की एक कॉम्पोजिशन होनी चाहिए आर्टिकल 175A के नीचे। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि ये जो बैलेंस है इस सारा इक्वल आना चाहिए। अब आप अगर देखें ना कि अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर जाना है तो यहाँ 5 ये आ गए और फिर 2 आपके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और उनका प्यून जज आ गए, मीनिंग देयर बाय के साथ वो आ गए और बाकी जो है आपके 6 ये रह जाएंगे। तो ये कॉम्पोजिशन जो है ये परमानेंट किसी मसले का हल नहीं है। डायकोटमी ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उस प्रिंसिपल को भी मद्देनजर रखें, पाकिस्तान के हालात को भी देखें। पार्लियामेंट जिस तरीके से पार्लियामेंट में और फैक्टर हमारी पार्लियामेंट में जो हालात हैं वो ज़्यादा हम नहीं कर सकते उस हवाले से बात कि जो और फैक्टर हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कितने इफेक्टिव होते हैं
वो जजेस जिनको हमारे मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते, वो पार्लिमानी कमेटी से उनकी मुखालफत होती है। नहीं देखें बात ये तो ये भी तो देखें। दूसरी बात ये है कि क्या आप जजेस, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जजेस ही इंतखाब करें और पार्लियामेंटेरियन का इनपुट होना चाहिए। अब बराबरी क्या आप चाहते हैं कि बराबरी हो? 1947 से लेके 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तक, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके अल जिहाद ट्रस्ट तक, और अल जिहाद ट्रस्ट से लेके जो आपकी 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, और उसके बाद 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेके आज हम 2024 के अंदर हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एलिवेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो बिल्कुल मेरिट बेस्ड है, या जो लगे जजेस इसके अंदर आए हैं? इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अब वो इम्प्रूवमेंट ये है कि देखिए बात ये है कि अगर किसी की आपने कॉम्पोजिशन के अंदर ही टिल्ट कर देना है तो फिर उस इनपुट का फ़ायदा ही नहीं है। आप ये है कि आपने अपना इनपुट देना है, वो एक अपना इनपुट आए और उसके बाद आपकी वोटिंग है। उस वोटिंग के अंदर जिसकी तरफ ज़्यादा लोग चले जाएंगे वो आपका बन जाएगा। तो बजाय ये करके उसके अंदर कहना कि जी हमारी पहले कॉम्पोजिशन आए फिर हम उनका इनपुट लेके वापस उसे भिजवाएंगे, यही वो प्रॉब्लम है। दूसरा उसके अंदर ये है कि आप अभी तो मेरा ख्याल है कि जो सेंट्रिक पॉइंट जिसकी तरफ जाया जा रहा है, इन रूल्स की तरफ जो है, जो अभी आएंगे, अभी फाइनल नहीं हुए, पता नहीं क्या उसको पास किया जाता है, उसके अंदर आपने सिर्फ 2 चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। एक आपने एड्रेस करने की कोशिश की है उसको नॉमिनेशंस को इनिशिएट करना जो है, ठीक है। और वो नॉमिनेशन इनिशिएट जो थी पहले चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन थी और उसके बाद जो कंसर्न चीफ जस्टिस है उसकी डिस्क्रिप्शन थी कि वो नॉमिनेशन जो आए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसा भी हुआ है कि नीचे से नॉमिनेशन नहीं भी आई और जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर कहा गया कि जी ये नाम है, और दिए थे वो लाहौर से, वो सेशन जज थे। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि वो है जी। अब तीसरी सिचुएशन जो है मलिक साहब वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके इन सारे एरियाज़ के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया है इन सालों का, अगर ये सिस्टम उसके मुताबिक डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर हमें इस सिस्टम के अंदर जो है वो मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और वो रिफॉर्म सिर्फ इस सूरत के अंदर आ सकती है कि आपका वहाँ के ऊपर एक बैलेंसिंग कॉम्पोजिशन आए। और वो देखें ना कि हमने तो यहाँ रखा हुआ सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है या कई ममालिक के अंदर जो है जुडिशरी का रोल ही कोई नहीं है कि वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स करे, वो उनके अपने लिटिगेंट्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंटेरियन। और इवन कई ममालिक के अंदर ये है मलिक साहब कि आपका जो जज है वो बाय इलेक्शन आता है कि जी आपने कहा कि हमारा जज कौन होना चाहिए और अवाम बेहतर समझती है। तो मैं ये समझता इस चीज़ के अंदर हूँ कि जो एक लेटर डाला गया है जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हाई कोर्ट लाहौर के अंदर जो है वो बड़ी कॉम्पोजिशन खाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर बड़ी कॉम्पोजिशन खाली है और जजेस की स्ट्रेंथ जो बढ़ाना है। ये बताएं कि जो जज आप 2010 के बाद लगे, आपके ख्याल में क्या वो मेरिट पे नहीं लगे जज? नहीं, मैं तो ये आप उसका खुद एविडेंस है ना। अगर वो सारे जज जो थे वो उस कैलिबर के पूरा उतरते थे तो आपने फिर सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से ऊपर आने का फॉलो क्यों नहीं हुआ? देखें ना, आप देखें अगर वो आपने हाई कोर्ट की एलिवेशन जो थी वो इन 12-13 साल के अंदर बड़ी मेरिट बेस के अंदर थी, तो फिर जो आपका चीफ जस्टिस है ही इज़ द सीनियर मोस्ट, उसे आना चाहिए ना। आप कराची के अंदर लेके आए, ना आप उसके बाद लाहौर के अंदर आप लेके आए, ना उसके बाद कहीं और। लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब वो जो चीफ जस्टिस जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिनकी इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी पे सवालात हैं, जो सीनियर जज हैं उनको सुपरसीड किया जा रहा है, उनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया। आपके ख्याल में जो लाहौर में हुआ ये जो अभी जस्टिस आलिया नीलम को बनाया गया, जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजवी को सुपरसीड किया गया, क्या ये एक मुस्बत डेवलपमेंट नहीं है? देखें, अगर तो आप ये कहें कि सीनियरिटी के साथ फिटनेस आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने रूल्स के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं की और 1-2 आपके ऐसे जज के जिनको आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो फिर उनको आपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पैनल के अंदर क्यों वो आए जी? देखें कि अगर वो जज जो थे वो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने कहा कि वो नहीं आ सकते, जिस तरह कॉम्पोजिशन आई कि 2 जज का एक पैनल आएगा, 2 जज का एक पैनल आएगा अगर एक वैकेंसी खाली है, और वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या जुडिशल कमीशन के अंदर नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्रिटिसिज्म आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी फाइल हुई है कि जिसके अंदर ये है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के लिए क्वालिफाई नहीं करता
तो फिर उसका एग्जिट भी तो निकाले ना। अगर वो शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट आके परफॉर्म नहीं कर सकता उस कमीशन के आई मीन जो उसका कंसिडरेशंस हैं, या वो हाई कोर्ट के अंदर नहीं कर सकता, तो फिर उसको एग्जिट दे दें। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रपोज कर दें पार्लियामेंट को कि भाई साहब ये अब नहीं हो सकता कि एक सबॉर्डिनेट जो है वो उसी जगह काम भी रहे, उसको आप कंसीडर भी करें और आप उसका लिए सीरियस कंसिडरेशंस भी आए कि जी ये है हमारी वो वजह। और आपके सामने कुछ ऑडियो जो थी वो लीक्स भी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है कि अपनी वेबसाइट पे भी डाला था कि वो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर क्या चीज़ें आई हैं। तो बेहतर इसके अंदर ये है कि अगर गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा ये कहा था कि आर्टिकल 175 यानी कि जुडिशरी से रिलेटेड हम अमेंड करना चाह रहे हैं, तो एक तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर स्टैंस आना चाहिए था कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, लिहाजा जिस वजह से आपने डेफर किया था उसको आप ना करें, एक चीज़। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आपने ये सारा प्रोसेस दोबारा इनिशिएट करना है तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज करें। और मैं ये समझता हूँ, तो आप कहते हैं रूल्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज़रूरी है ना जी। आप देखें कि रूल आपकी एक सबॉर्डिनेट एरिया है। अब सबॉर्डिनेट एरिया जो है वो रेगुलेट करेगा आपके आर्टिकल 175 के बिल्कुल जो स्मॉल प्रोसीजर इश्यूज हैं उसके अंदर अगर आपने मेजर शिफ्ट करनी है, उस मेजर शिफ्ट के लिए फिर आपको आर्टिकल 175A के अंदर जाना पड़ेगा और उसके अंदर फिर आप एक सारी कॉम्पोजिशन रख दें और उसी के अंदर फिर आप उसको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ कर दें कि अगर कोई शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके परफॉर्म नहीं कर सका बिकॉज अ सर्टेन रीजन, या 175A के अंदर अमेंडमेंट आ जाती है कि वो चीफ जस्टिस ये इधर नहीं है, तो उसको आप थैंक यू वेरी मच कहेंगे कि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारे, उधर से चला जाए। अच्छा, तो किसी न ये किसी बताएं हमें जो है वो एक चलें अभी आप, मैं जो बात आपकी समझाऊं कि वो ये है कि रूल्स आप कहते हैं कि रूल्स में इतनी बड़ी तब्दीलियां नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें और पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो है लिटिगेंट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पार्लियामेंटेरियन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए पार्लियामानी कमेटी में अब जजेस को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है, उन्होंने असर्ट किया है, कुछ एफर्ट तो जारी है, लेकिन क्या ये जो जज लगाने का जो कि कौन सा जज ठीक है, कौन सा वकील जो है वो एलिजिबल है, ये जज ही नहीं आप पार्लियामेंटेरियन को देंगे। ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगे हैं, हर एक ने आपने देख लिया जो हालात हैं, नेपोटिज्म यहाँ भी होती है, लेकिन आपके ख्याल में नेपोटिज्म ज्यादा नहीं होगी उस हिसाब से? नहीं देखें, अगर आप इनिशिएट पार्लियामेंटेरियन करें। नहीं मलिक साहब, मैं उसके अंदर हूँ, इनिशिएट ना करें वो, लेकिन उनका जो इनपुट है वो उस लेवल का आना चाहिए कि जिस लेवल के अंदर जाके आप उनको ये कहें कि जी आपकी एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। आपके सामने शायद अगर आप इन सारे प्रोसेस के अंदर देखें तो अगर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि किसी का प्रोफाइल जो है वो सिर्फ हम जज करते हैं उन चीज़ों के अंदर जो हमारे सामने है, तो जब पार्लियामेंट्री कमेटी किसी का लो डाउन मंगवाती है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो वो फिर वो ना उसको आगे कर सकते हैं ना उसको पीछे कर सकते हैं। मैं तो इससे एक और आगे जाता हूँ, उस चीज़ के अंदर जो है वो ये इस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आपने कोई जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलानी है और आपके जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स या आपके कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं या आप ये समझते हैं कि ये सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, उनकी वहाँ पे पर्सनल हियरिंग। अच्छा ये बताएं, नेपोटिज्म चलता है क्या अगर एक जज की कोई बैकिंग ना हो, नहीं एक वकील की कोई अमूमन हम देखते हैं कि जी चैम्बर फेलो किसी जज के किसी के रिश्तेदार कोई आगे, यानी आपके ख्याल में जो वकील जिसकी पीआर नहीं है या जो उसकी कोई रसा वो भी जज बन सकता है, या ये नेपोटिज्म ज़्यादा चलता है, या दोनों चीज़ें मिक्स चलती हैं? देखें मलिक साहब, एक तो ये है कि जो शख्स जज बनता है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में इज़्ज़त लिखी होती है, उसके बाद दुनियावी असबाब जो है उसके अंदर आते हैं। लेकिन उस दुनियावी असबाब जिस तरह दुनिया के ममालिक दूसरे के अंदर हैं कि वो एक फेयर या ट्रांसपेरेंट के तौर पे आते हैं, पाकिस्तान के उस प्रोसेस के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क हैं। और यही वो क्वेश्चन मार्क हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस हो रहा होता है, हमारे सेशन का हो रहा हो, हम कोई आउटगोइंग चीफ जस्टिस जा रहे हों या आउटगोइंग चीफ जज जा रहे हों या कमिंग जो आपका यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो कंसिस्टेंटली बार्स का एक ये मुतालबा होता ये है, एक 184(3) के मुतालिक रहा है,
और दूसरा जो है वो आपका जजेस के एलिवेशन। लेकिन माजरत के साथ हाफिज साहब ये भी नहीं है कि बार अपना हिस्सा मांगती है। जब अगर उनको हिस्सा मिल जाए, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, बाहर के ग्रुप्स जो बरसर इक़्तिदार हैं उनके 2-3 बंदे अकोमोडेट हो जाते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। वहाँ भी तो मेरिट पे वो बात करें ना, वो बाहर के किसी रिप्रेजेंटेटिव के किसी कोई जूनियर होगा, कोई भी बाहर, माजरत के साथ बाहर का रोल भी तो वो ठीक नहीं है ना। मलिक साहब मैं आपको चीज़ बताऊं, आप मीडिया के लोग या हम लॉयर्स कम्युनिटी या उसके बाद आपका जो जजेस हैं, दे आर द बेस्ट जज। उन्हें ये पता है कि किसकी क्या कैपेसिटी है, किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, किसका क्या बैकग्राउंड है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ अल्लाह ताला आपको मौका देता है एज ए जज के तौर पे या चीफ जस्टिस के तौर पे कि आप इंसाफ के लिए काम करते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि जब आप किसी को हाई कोर्ट के जज के तौर पे लगाएं, क्योंकि जिसको आपने लगाना है उसको आपने ये ताकत देनी है कि वो फैसले करे, और वो फैसले हो सकता है 10 साल करे या 15 साल करे। तो इस मामले के अंदर हमारी जुडिशरी को या हमारे कमीशन को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद हुकूमत बढ़ा रही है, ये आपके ख्याल में हुकूमत का इसमें प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन दानियाल चौधरी जिनका तलक नून लीग से, हुकूमत इसको इंडोर्स कर देगी? और इसका मकसद क्या है आपके ख्याल में? जजेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ने चाहिए या केस मैनेजमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजीज यहाँ फुकदान है, या जज और भर्ती करें सुप्रीम कोर्ट में? देखें मलिक साहब, एक तो ये है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के तकरीबन पहुँच गई है। दुनिया के अंदर किसी मुल्क के अंदर इतनी सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन नहीं आती जितनी हमारे यहाँ आती है, चूँकि हम हर 60,000 तकरीबन केस, 60,000 हो गया। हम हर केस मेंटेनेंस से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहा है। अब वहाँ के ऊपर ये है, आप भी विटनेस है, मैं भी विटनेस हूँ, हालांकि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में डाला है कि जी 15 दिन के अंदर जो है वो आपकी हेयरिंग आएगी, तो वो भी आपसे पॉसिबल नहीं होता, चूँकि जब आपने बेंच की कॉम्पोजिशन करनी है और फिर हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस वाले जो केस आते हैं वो बड़ा टाइम वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब दुनिया के अंदर ये ट्रेंड वैसे नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन बढ़ाएं, अपने आप को बेहतर करें, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि जजेस की स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया में 34 है, आबादी हमसे 3-4 गुना। देखें इंडिया के अंदर जो है उनका 34 है नहीं, लेकिन उनकी जो आपकी स्टेट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स लेवल की हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। आप ये देखें कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर 5 हाई कोर्ट्स हैं, इंडिया की हमारे से ज़्यादा नीचे जो है वो हाई कोर्ट्स हैं। उनका बहुत ज़्यादा काम जो है वो नीचे से कंज्यूम हो जाता है और बहुत कम वहाँ पे आता है, और वहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है कि जितना हमारे यहाँ। अब दूसरा ये है कि आप देखें कि इंडिया के अंदर रजिस्ट्री का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ हमने कोयटा में भी बनाई हुई है, लाहौर में भी बनाई हुई है। तो आप कह रहे हैं जज बढ़ने चाहिए, जज की, लेकिन टाइमिंग पे इतराज़ हो रहा है कि ये टाइमिंग क्या, क्यों, क्या ये मखसूस नशिस्तों के लिए आप नहीं समझते कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अगर वो 25 को 26 को अपना ओहदा संभालते हैं 3 साल के लिए, ये चीज़ें सारी उस वक्त होनी चाहिए? ये जल्दी क्या है? टाइमिंग पे एतराज़ हो रहा है कि क्या जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह से पहले ये चीज़ें क्यों? अगर एक जाने वाले चीफ जस्टिस से पहले क्या कोर्ट पैकिंग किया? अच्छा, ये जो परसेप्शन बन रही है। मतलब ये एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट तो हो सकता है, लीगल आर्गूमेंट नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता उस चीज़ के अंदर है कि अगर जस्टिस मंसूर साहब आ जाते हैं तो गवर्नमेंट फिर बढ़ा देती है उन जजेस को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को जो आर्टिकल 186 के नीचे एक इख्तियार दिया गया है, उस इख्तियार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। वो इख्तियार पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन ने इख्तियार दिया है, 97 के अंदर बना है, 17 है। अब वो बिल जो आ रहा है वो तकरीबन 22 का है, जो आया, जो एजेंडे पे आया है वो 22 है। यानी कि मतलब ये हुआ कि कम से कम आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 रेगुलर जो 3 मेंबर्स बेंच है वो काम करेंगे। दूसरा मैं इसके अंदर ये समझता हूँ कि ये अब नहीं, अब 2 और हो गए, 25 जज होंगे, 3 रुकनी बेंच अमूमन होते हैं। नहीं, 2 तो एडहॉक है ना जी, 2 तो एडहॉक है ना, लेकिन आप ये देखें ना, आप ये देखें, एक तो ये है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसे अपनी जो है वो कॉज लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 9:30 बजे बैठे और उसके बाद 11, 11:30, 12 बजे के बाद। ये वैसे क्या चीज़ है? ये मैं आप नहीं समझते कि केस मैनेजमेंट का इशू है? फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती है। आप देखें कि मतलब सर्विस मैटर्स हैं या आपके जो ऐसे मैटर्स हैं जहाँ के ऊपर आपका 2 मेंबर बेंच बैठ सकता है, उसको 3 मेंबर बेंच में लगाना ही नहीं चाहिए। रूल में अमेंड करके 2-2 रुकनी बेंच बना दें। इंडिया में
बताया जाता है कि गालमन वहाँ या किसी और नहीं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। देखे ना, यहाँ पे सिंगल भी काम कर सकता है चेंबर में, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे कॉज लिस्ट जो है उसे बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑफिस टाइमिंग को बढ़ाए उस चीज़ के अंदर। यहाँ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 3 बजे तक रेगुलर जो है वो बैठना चाहिए। जब आपके पास 60,000 केस है तो उसको अंदर आप मैक्सिमम टाइम जो है वो यूज़ करें। फिर बेंच की कॉम्पोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके माइनर हैं, जो सिंगल जज की जजमेंट्स आई हुई हैं, सिविल मैटर्स हैं, रिवीजन्स के अंदर हैं, सर्विस मैटर्स हैं, या आपके प्रेम्पशंस वगैरह। आप कह रहे हैं कि टाइम बढ़ना है और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप कह रहे हैं टाइमिंग अगर इस टाइम पे हुकूमत जा रही है जैसे मंसूर नहीं, कोई इशू नहीं है ना। मैं कहता जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कोई मुतासिर नहीं है। और दूसरा एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर जुडिशियल कमीशन का ये सारा आया हुआ है तो मैं ये समझता हूँ, और आप इस चीज़ को सेकंड करेंगे, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉम्पोजिशन जब आप देते हैं जज की तो उसके 2 क्राइटेरिया। एक ये है कि आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो, और दूसरा ये है कि आपकी स्टैंडिंग 15 साल की हो तो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे जज पे आप एलिजिबल हैं। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर 15 साल की स्टैंडिंग वाला बन सकता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, जो यहाँ पे अच्छे टैक्स के लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयर हैं, जो ए-पॉलिटिकल है, प्रोफेशनल्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा उस मामले के अंदर आएगी। तो आप कह रहे हैं डायरेक्टली वकील लगा दें? नहीं, लगने चाहिए ना। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, लॉ मेकर्स ने बनाया था तो हमें उसको एक्सरसाइज, अगर हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या सिंध के अंदर जो है उस कॉम्पोजिशन को इस्तेमाल करते हैं कि लॉयर्स भी आते हैं, आपकी जुडिशियल सर्विस से भी आते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दोनों आ सकते। इम्पैक्ट मलिक साहब उसका ये आएगा कि एक बंदा जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूमेन जो है वो, और दूसरा ये है कि जो लंबे टेन्योर के लिए जजेस है, मेरा ख्याल है कि इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। ये जो लंबी अपॉइंटमेंट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। पुराने दौर के अंदर यही होता था कि 8-9 साल, 10 साल, 4-5 साल वाला जो टाइम था, अब जो है ना कि 20-20 साल जज या 18-18 साल वाला जो जज जो है, मेरा ख्याल है इसने भी एक चीज़ जो है। इसका कैसे आप कह रहे हैं कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा बड़े उन्होंने फैसले किए, लंबे, उनका लंबा मैं देखे ना कि जब वो फिर गए हैं तो फिर आपके सामने आया ना जी, नहीं आपके सामने फिर वही चीज़। अच्छा, वैसे हाफिज साहब ये आपने नोट किया कि बहुत सारे जो जज हैं और चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनके जो रिटायरमेंट टेन्योर का जो आखिरी साल है उसने उनको बहुत ख़राब, बहुत अच्छे अच्छे जज थे, एजाज अफजल खान पनामा आखिरी साल, साकिब निसार का आखिरी साल निकाल लें तो गालबन 64 साल में तो बड़े बड़े फैसले, और कई जज इनकम्बेंट मौजूदा काई साहब पे जो बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, अगर वो 1 साल निकाल लें 17 सितंबर से पहले देखें, ज़रा डिफरेंट सिचुएशन है। ये जो आखिरी साल में और पॉलिटिकल केसेस का और जुडिशियल पॉलिटिक्स, असल मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि ये जो जुडिशियल पॉलिटिक्स सिंस 2019 से शुरू हुई है, मई जब से काजी फैसल साहब का रेफरेंस उनके खिलाफ हुआ, और ये जुडिशियल पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हो रही। ये ख़त्म हो सकती है, ये इसी तरह रहेगी, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो कमज़ोर हुआ है अदलिया का वो जुडिशियल पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि यहाँ पार्लियामेंट और ये मसला है अदलिया का, यहाँ तो अदलिया का अदलिया के साथ मसला है, जजेस का जजेस के साथ मसला है, ये तो सेकेंडरी इशूज़ है। प्राइमरी पार्टी तो जज वर्सेस जज है, प्राइमरी है, आगे पार्लियामेंट हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई और इंस्टीट्यूशन हो गए, तो ये जुडिशियल पॉलिटिक्स कैसे ख़त्म होगी? देखिए मलिक साहब, आपके इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि आखिर वो क्यों चीफ जस्टिस वो उस मामले के अंदर, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में ये तय किया कि हमें पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर दुनिया के जो हम एग्जांपल्स भी देते हैं वहाँ के ऊपर इस तरह के पॉलिटिकल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं वो कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं। आप क्या कहते हैं सिविल लिबर्टीज़ में अदालतें कुछ नहीं, सिविल देखे ना कि आपका जो झगड़ा है वो जिनकी वजह से आप प्रॉब्लम्स का जिक्र करते, अगर आपने पनामा का जिक्र किया है तो वो प्योरली एक पॉलिटिकल मैटर्स था। शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो फोरम नहीं था कि जिसके ऊपर जाके आप 184(3) की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करें। आप भी बहुत बड़े क्रिटिसाइज इसके अंदर रहे हैं कि जी 184(3) का इतना जो है ब्लेंटेंट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो इश्यूज़ उन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के हैं। और पिछला भी 2 साल जब आपने देखा है कि जब बार बार जो है वो जब आप जाते हैं तो जब आप पॉलिटिकल क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, उनके सामने एक मीडिया होता है, उस मीडिया के सामने अपना नैरेटिव रखते हैं और उस नैरेटिव के लिए जो फिर जजेस हैं वो एक उनके लिए बन जाते हैं कि उस पर क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि ये तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। अब किसी के भी बारे में फैसला करेंगे, ए साइड पे करें, बी साइड पे करें,
ए वाला कहेगा जब उसके हक में हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, रूल ऑफ लॉ की जीत है, हमारे जजेस दुनिया के टॉप के जजेस हैं, और वही दूसरी वाली साइड ये कहेगी कि नहीं जी ये वो जज जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सिस्टम नहीं तो अब जुडिशियल पार्टीज खत्म। उसका एक तो हल इसके अंदर ये है कि हमारे जजेस को जो भी बात करनी चाहिए ये सारी चीज़ आनी चाहिए, इस तरह ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो बातें नहीं आनी चाहिए। और आपने ये देखा है कि पिछले 2-3 जो आपके केसेस हैं उसके अंदर जजेस जो थे वो बजाय ये है कि जो लॉयर था उसको एड्रेस करते, एक दूसरे को एड्रेस करते रहे हैं। और वो मैं समझता ये हूँ, और फिर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी आई, उससे सुप्रीम कोर्ट का जो एक एडिफिस हमने बनाया हुआ है उससे थोड़ा बहुत उस पर ऊपर आया है। तो इख्तलाफ होता है, आपको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जब एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस होंगे, कोई भी, मैं नाम नहीं लेता, एक एजेंडे के साथ कि जी एक पार्टी है उसको रिलीफ देना ही देना है, एक वैग इसको नहीं देना है, इसको इस तरह एक माइंड सेट के साथ बैठे, इसका एक हल है। तो ये भी तो ये नहीं होना चाहिए, इसका एजेंडा छोड़ देना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई हुई है 1976 की है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको हाई कोर्ट का फोरम एग्जॉस्ट करना चाहिए। हमें ये चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जो डायरेक्ट एंटरटेन हम कर रहे हैं केसेस को, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को, हमें उस प्रैक्टिस को एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर जाना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि जी हमारे पास नीचे यहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हाफिज साहब लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल जजेस ने फैसला किया, ICA फाइल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आ गया, मामला सस्पेंड हो गया, कहा गया जी कुछ जजमेंट हैं जिसमें आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। कई जगह आप कहते हैं ICA फाइल क्यों नहीं की, कई जगह आप यहाँ तो ये भी तो मसले नहीं, मैं आपको 90 दिन इंतखाबात के मामले में जजेस ने कहा कि जी ICA फाइल नहीं हुई, वो इम्पोर्टेंट मैटर था। यहाँ ये हुआ कि जी जो 5 रुकनी बेंच ने जिस तरह मामला वो चला रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल सस्पेंड है, तो ये देखे ना यहाँ जज भी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि सोच एक फिक्स सोच के साथ 1947 से लेके आज तक हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन उनकी जजमेंट्स की नहीं है। अभी आप चले जाएं, आपको एक तरफ जजमेंट मिलेगी ICA नहीं हो सकती, दूसरी तरफ मिलेगी कि ICA के बगैर आप नहीं सकते, तीसरी ये है कि ज़रूरत ही नहीं है कि आप आ जाएं। उसका एक हल है, वो हल ये है कि अगर ICA का इशू आपको सिर्फ 2 हाई कोर्ट्स के अंदर आता है, एक आपको आता है लाहौर के अंदर और एक आता है इस्लामाबाद के अंदर, बाकी किसी जगह ICA का नहीं आता, चूँकि आपका सिंध हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस बैठते हैं, बलूचिस्तान के अंदर कोई केस उसमें 2 बैठते हैं, पेशावर के अंदर 2 बैठते हैं, और जो भी वो फैसला करते हैं आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आते हैं। तो आप कह रहे हैं ICA का कानून मेरा ये है कि आप जो हाई कोर्ट्स लाहौर है या इस्लामाबाद है उसके अंदर जो सिंगल जज का बैठना जो है उसको रेगुलेट करना चाहिए, और वो 2 जज ही बैठे हैं उस चीज़ के अंदर, और 2 की वो जजमेंट ICA खत्म होना चाहिए। एक ICA खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये है कि जो अनड्यू किस्म का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है एक जज के ऊपर, तो 2 जज आपके आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। नहीं, डिपेंडेंसी किस तरह बनेगी? आपका जो ICA बला मिस्रा मैंने कहा है कि 3 प्रोविंस से तो आपको ICA आ ही नहीं रही, सिर्फ आपको 2 प्रोविंस के अंदर आ रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आप अच्छा ऑर्डर लेके आना चाह रहे हैं कि जिसके ऊपर आप सुने, तो आप उनके वैसे भी हाफिज साहब एक पार्टी ने तो ICA करके फिर भी सुप्रीम कोर्ट आना है। यहाँ लिटिगेशन इतनी सस्ती है, नहीं कॉस्ट कोई नहीं है ना, कॉस्ट कोई नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि लाखों में आप तो फीसें फीसें और हैं, जब केस का फैसला होता है आप उस पर कॉस्ट नहीं डालते, और वो कॉस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि हमारे जो जजेस हैं वो एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन भी करते हैं। वो हाई कोर्ट्स में भी आपको नज़र आएगा कि जो वो पटिशन भी नहीं होती, जो रिलीफ भी नहीं होता, वो उसके अंदर चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये सेटल प्रिंसिपल है कि जी हाई कोर्ट वो मोटो जुरिसडिक्शन नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए बजाय आप पैचवर्क के ऊपर जाएं, हमारी सारी जुडिशरी को, पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को बैठना चाहिए और विजुअलाइज एनालाइज करना चाहिए कि हम 76 साल में कहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, और हमारा वे फॉरवर्ड। ये बताएं कि जस्टिस काजी फैसला के टेन्योर में ज़रा मुख्तसर बताएं, जो टेन्योर गुजरा उनका कैसा देखते हैं? देखें, जिस तरह आपने तो पहले ही इशारा कर दिया कि जितने भी पाकिस्तान के आखिरी 4-5 चीफ जस्टिस आए हैं उनके प्रॉस भी आए हैं, उनके कॉन्स भी आए हैं, और ना कभी आपके पॉलिटिशियंस उनसे मुतमईन हैं और ना उसके अंदर जो है वो आपके मीडिया के लोग मुतमईन हैं। आप अभी कहेंगे कि काजी साहब का टेन्योर ठीक नहीं है, दूसरी साइड आएगी कि काजी साहब का टेन्योर बहुत अच्छा है, लेकिन फैसला हमेशा जो है वो तारीख। आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, और वो इसलिए प्रॉब्लम आया हुआ है, वो ये है
कि आपको जब भी पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आए तो जिसके अंदर चीफ जस्टिस ने 2 काम किए थे, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर फुल कोर्ट, और दूसरा उसके बाद ये है कि आपका जो अभी रिजर्व सीट्स का आया है, तो अगर चीफ जस्टिस डिस्क्रिशन या बेंच से निकल के बड़े पे चला जाएगा तो मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस, क्या उम्मीदें हैं? आपने लाहौर में भी उनको देखा, यहाँ भी, क्या आपके ख्याल में कैसे चीफ जस्टिस होंगे? देखें, एक तो ये है कि जो भी आने वाला चीफ जस्टिस है उसके लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, आप भी करते हैं, और बड़ा उसको हम सपोर्ट करके करते हैं, लेकिन जो ही वो सीट पे बैठते हैं फिर हमारे जो लेंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और जब डिफरेंट होते हैं तो वो अगर अच्छा काम भी कर रहा हो तो उसके अंदर, लेकिन ये एक चीज़ है कि जो जस्टिस मंसूर है इनका जो बैकग्राउंड है वो क्वाइट डिफरेंट है। एक प्रोएक्टिव आदमी है, EDR के ऊपर उन्होंने काम किया है, अच्छी जजमेंट्स दी हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे ये बिलीव करते हैं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पे जाते हैं, बाय बुक चलने वाले आदमी हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है, अगर इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो बेहतर यही होगा कि जहाँ के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कमेटी का जिक्र है वहाँ के ऊपर जो है अपने आप को खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ जो है, अगर मामले आए, अल्लाह करे ये मामले हमारी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह आई ना जिस तरह रेगुलर आ रहे हैं, बड़े बेंच के अंदर जाएँ, खुले दिल का मुजाहरा करें और उसके अंदर फैसला वो करें जो पाकिस्तान का आइन या कानून कहता है, तो मेरा ख्याल है कि ही विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ जस्टिस फॉर द लास्ट जो आए हैं, हमारे 5 या 6 आए हैं जिनको हम जिक्र करते हैं, उनमें से ये बेहतर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। नाज़रीन, आपने सुना हाफिज़ एहसान साहब को। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।